धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप लोग धाकड़ खबर के इस बुलेटिन को काफी सराह रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जो भी खबरें हुआ करें कोर्ट से जुड़ी हुई उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया करें ताकि लोग और अच्छे से उन तमाम चीज़ों को पढ़ सकें। आप भी हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर हम चाहते हैं तमाम चीज़ों को समेट के आपके सामने रखना, वरना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऐसे ऐसे जजमेंट होते हैं कि 15-15, 20-20 मिनट एक एक जजमेंट पे बात की जा सकती है। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है वर्ग का, दर्शकों का, जिसको पता नहीं क्या बीमारी है, मैं बीमारी कहूँगा, उनको बीमार बना दिया गया। 10 मिनट में 50 खबरें देखने वाले लोग हैं वो 10 मिनट में 50 खबरें जो दिखा रहा है वो खबर नहीं दिखा रहा है, खबरों का बलात्कार कर रहा है। आप उससे बाहर निकल के आइए। बीबीसी को देखिए। बीबीसी आज कहता है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में नहीं रहना चाहते, हमें पूरी तरीके से खबर को विस्तार के साथ अपने दर्शक और अपने व्यूअर को बताना है। वही कोशिश धाकड़ खबर करता है। लेकिन कुछ लोग हैं कमेंट करते हैं जी 3 मिनट में बनाओ, जी 5 मिनट में बनाओ। नहीं बनाते भैया, नौकरी पे रख रखा क्या? हमारी मर्जी, जैसे काम करेंगे, पसंद आवे तो देख लो, ना पसंद आवे ना जाने दो। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब रिटायर हुए हैं। नाम है उनका दीपक गुप्ता। उनसे जुड़ी हुई आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त टिप्पणी की है। उनका कहना यह है कि जजों का धर्म ग्रंथ, यानी कि जैसे मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है कुरान और हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है गीता और रामायण, तो उन्होंने इसी तरीके से तुलना करते हुए कहा कि जजों का अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो है संविधान। अब भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार आपको दिखाएंगे नहीं। कल उनकी फेयरवेल पार्टी थी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से और वो ऐसी ऐतिहासिक फेयरवेल पार्टी करके गए हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। आपको पता है आजकल लॉकडाउन है तो भीड़ जुटा नहीं सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई। उन्होंने अपने पिता को याद किया और कहा कि मैं 13 साल का था जब मेरी मौत हो गई थी। तो जो लोग कुछ करने का जज्बा रखते हैं ना, वो वाकई में जियाले होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टॉप तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमेशा अम्मा की गोद से उतरकर अब्बा के कंधे पर बैठे रहने की कोशिशों में रहते हैं। और उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए अपनी पत्नी का भी आभार जताया है। वो पहले ऐसे जज मैंने आपको बता ही दिया है जिनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेयरवेल पार्टी हुई है। 2004 में वो पहली बार हाई कोर्ट के जज बने थे। इसके बाद वो चीफ जस्टिस बने 2013 में त्रिपुरा के, और फिर उसके बाद 2017 फरवरी में उनको बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जज और अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके नाम काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ फैसले लिखे गए हैं और उनको याद किया जाएगा। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। इंस्टाग्राम पर बने बॉयज लॉकर रूम्स का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, दोनों कोर्ट में मामला पहुंच गया। आपको पता है दिल्ली के बड़े स्कूलों के कुछ बड़े घरों के बच्चे एक फुहड़ सा इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना रहे थे, उसमें लड़कियों की तस्वीरें डाल डाल के पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे उनके अंगों के बारे में, उनका रेप करने के बारे में। ये मानसिकता, और कहते हैं पढ़े लिखे होना चाहिए। जाहिल हो जी तुम, तो जाहिल लोग ऐसी बातें करते हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं भाई। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आज़ाद भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने घोटाले हुए क्या अनपढ़ आदमी ने कर दिए? नहीं कर सकता ना, सारे IAS IPSओं का दिमाग चलता है उसके पीछे। तो पढ़े लिखे आदमी ने देश को भी नुकसान पहुंचाया, ज़्यादा समाज को भी नुकसान पहुंचाया और धर्म को भी नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने ही पहुंचाया है। मैं ये सब पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पढ़े लिखों ने पहुंचाया। जितना पढ़ा लिखा होता है क्या वो डरता है क्या खुदा से? अनपढ़ आदमी तो डरा डरा घूमता है जी, अल्लाह मियाँ पकड़ लेगा जी। खैर, तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, जिनका नाम है आनंद वर्मा। इन्हीं के साथ कौस्तुभ प्रकाश जो हैं वो इनके साथ पहुंचे हैं और इसी तरीके से शुभांगी जैन जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पे गंभीरता से संज्ञान लेने को कहा है। इसी तरीके से एडवोकेट नीला गोखले हैं और दूसरे एडवोकेट हैं जिनका नाम है इलम परिधि। ये दोनों पहुंचे हैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस DN पटेल की कोर्ट में। इन्होंने भी इसी तरीके से लेटर पिटिशन दाखिल की है। दोनों को कहना है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आखिर कैसे सोशल मीडिया पर लड़कियों का, महिलाओं का, युवतियों का इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सकता है, और अगर ये हो रहा है तो इसको अब बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपने देखा होगा आजकल आते हैं किसी भी महिला के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करी और भाग गए, अब बेचारी शर्म के बारे बोल नहीं पाती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को सख्ती से हथौड़ा चलाना चाहिए कानून का। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं।
इस खबर को पहले वाली खबर से थोड़ा जोड़कर देखिएगा। जामिया की वो स्टूडेंट है, नाम है उसका सफूरा जरगर, गर्भवती है 3 महीने की और जेल में बंद है। जेल में बंद मामला क्या है उससे पता ही आपको, जामिया हिंसा वाला मामला जो है उसमें वो आरोपी है और उसको जेल में डाल दिया गया है। और दिल्ली की क्रांतिकारी पुलिस ने जो आज तक जेएनयू के डंडा बजाने वाले गैंग को नहीं पकड़ पाई है, जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ पाती है, वो इस गर्भवती लड़की को उठा के जेल में डाल चुकी है। कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रहा क्योंकि दिल्ली की क्रांतिकारी पुलिस उसके खिलाफ यूएपीए यानी कि आतंकवाद जैसी धारा भी लगा चुकी है। अब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आगे आई हैं। उन्होंने डीसीपी साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेंशन सेंटर यानी CYPAD और साइबर सेल को नोटिस भेजकर पूछा है कि सफूरा जरगर को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की गंदगी फैलाई जा रही है, वो गर्भवती हैं और उनके गर्भ को लेकर जिस तरीके की भद्दी फूहड़ता फैलाई जा रही है। जैसा मैंने कहा कि पहली खबर को ध्यान में रख के इस खबर पे फोकस रखिएगा। वहाँ स्कूल के बच्चों ने एक ग्रुप बनाया और कुछ लड़कियों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ पर तो खुलेआम सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, यहाँ पे ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है? अगर की गई है तो क्या एफआईआर है? कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? साथ ही आगे जो पूछती हैं, साथ ही जो ऐसा कंटेंट पूरा पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, उसको हटाने के लिए पुलिस ने क्या किया है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी तलब कर ली है और कहा है 10 मई तक मुझे मेरे ऑफिस के अंदर ये तमाम जानकारियां चाहिए। चलिए, किसी के अंदर तो कुछ बुद्धि है काम करने की, कोई तो जानता है कि आयोग की पावर क्या है। वैसे आयोग की पावर का इस्तेमाल करने के चलते डॉक्टर जफरुल इस्लाम खां को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। जुलाई में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, सीधा सीधा सा फड्डा है, उससे पहले उनके खिलाफ मुकदमे कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस की खूब बैंड बजा रखी थी, मीडिया के दलाल चाटुकार और दंगाई पत्रकारों की खूब बैंड बजा रखी थी, तो घेर लिया है। शायद दूसरा कार्यकाल उनका ना दिया जाए उनको, और उससे पहले ही देशद्रोह का मुकदमा भी उन पर लगा दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जामिया हिंसा से जुड़े मामले की जल्द सुनवाई करे हाई कोर्ट। ये एक पिटीशन दाखिल की गई है हाई कोर्ट में, उसमें के बाद अब हाई कोर्ट ने 8 मई को तारीख तय की है। केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। देखते हैं वो लोग क्या करने यहाँ पहुँचेंगे। बता दें आपको, दिल्ली में जब 11 दिसंबर को ये CA कानून पास हो गया था, उसके बाद दिल्ली के जामिया इलाके में 14-15 दिसंबर को हिंसा हुई थी। उसमें यूनिवर्सिटी में घुस के जिस तरीके की गुंडाई पुलिस की दिखाई दी थी और बसें जलाते हुए पुलिस दिखाई दी थी, तो उस पूरे मामले को लेकर एक पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। उसमें कहा था कि किसी निष्पक्ष आयोग यानी कि कमीशन बनाकर पूरे मामले की जांच की जाए, लेकिन वो मामला पेंडिंग पड़ा है जी। अब मर्जी है साहब, नहीं सुनेंगे हम तो। जुलाई की उसमें तारीख लगा रखी है, लॉकडाउन लग गया है, इस वजह से वो मामला और पेंडिंग है। लेकिन अब फिर से एक अर्जी दी गई है और कहा गया है उस पिटीशन पे जल्द सुनवाई करे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो कह रही है कोरोना की वजह से कहीं कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता, दर्जनों की तादाद में कहीं जाती है, घुसती है, लोगों को पकड़ती है, स्टूडेंट को थाने बुलाती है, बैठाए रखती है, परेशान करती है, तो इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए। पिटिशनर जो थी नबीला हसन थी और उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे उनका भी मैं नाम आपके सामने रखता हूं, स्नेहा मुखर्जी और सिद्धार्थ सिंह, इनकी तरफ से पिटिशन दाखिल की गई थी। अब 8 मई को इसमें देखते हैं क्या सुनवाई होगी तो क्या कोई कमीशन आयोग बनाया जाएगा? बताइए, दिसंबर का मामला और मई में पहुंच गया, अब तक आयोग तक बनाने की फुर्सत नहीं हुई है हाई कोर्ट के पास। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस को झटका लगा है, कोर्ट ने खारिज नहीं की है जमानत जो है संजीव चावला की। संजीव चावला को बता दें, साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान जो हैं हैंसी क्रोनी, उनके साथ मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमा दर्ज था। अदालत ने उनको 30 अप्रैल को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस पहुंची, साहब इनकी जमानत खारिज करो, इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बाहर नहीं घूमनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। तो दिल्ली पुलिस को ये एक झटका है। वहीं रोक लेते थे ना, जिस वक्त जमानत हो रही थी तो उसी वक्त विरोध करते, बाद में पिटीशन लेके नौटंकी क्या दिखा रहे हो, पहले बाहर और फिर दिखाने के लिए कि हम गए थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चेक बाउंस होने के मामलों में अब कोर्ट ने कुछ समय बढ़ा दिया है। बता दें आपको, पहले चेक बाउंस होने के मामले जो होते थे वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर दाखिल
करने होते थे, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी कोर्ट में बहुत सारे मामले दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च से हमारा ये आदेश लागू होगा और जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक ये आदेश लागू रहेगा। तो इस दौरान के जो चेक बाउंसिंग के मामले हैं उनको दाखिल करने में वक्त मिल जाएगा, रियायत मिल जाएगी। वो पहले की तरह नहीं होगा कि 30 दिन पार हो गए तो अब आप अपना मामला दाखिल नहीं कर सकते हैं। अच्छी खबर है। कोरोना मरीजों का डाटा आखिर कैसे लीक हुआ, इसका जवाब दे केरल सरकार। केरल हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें एक शख्स ने कहा कि मैंने सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को कोरोना पॉजिटिव मरीजों का डाटा उपलब्ध कराया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा उसके थोड़ी देर बाद मुझे बेंगलोर की एक प्राइवेट फर्म से फ़ोन आ गया। वो मुझसे सारी जानकारियां लेने लगे, जिससे मुझे लगा कि जानकारियां तो मैंने सरकार को दी है, स्वास्थ्य विभाग को दी है, ये इसके पास कैसे पहुँच गई। तो ये मामला काफ़ी गंभीर है, कोर्ट पहुँच गए हैं वो खुद, आप समझ सकते हैं, खुद भी वो सरकारी अधिकारी ही होंगे। अब कोर्ट में क्या जवाब देगी केरल सरकार, हमारे सामने आएगा तो हम भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अवमानना पर 3 महीने की सजा सुनाई गई है 2 वकीलों को और एक एनजीओ वाले को। 16 हफ्ते बाद उनको ये सजा काटनी होगी, ये शर्त है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे में भैया सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। वकील नाम बताया जा रहा है विजय कुरले, दूसरे वकील का नाम बताया जा रहा है नीलेश ओक्छा, और जो एनजीओ है जिसे जुड़े हुए मिस्टर राशिद खान हैं उनको ये 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है और इन पे 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 17 अप्रैल को इनको दोषी करार दे दिया गया था और कल 6 मई को इनको सज़ा सुनाई गई है, लेकिन शर्त लगाई गई है कि भैया ठीक है 16 हफ्ते बाद आप अपनी ये सज़ा काट लोगे, कोर्ट के अंदर आना, यहाँ पर आपको सरेंडर करना, पुलिस यहाँ से पकड़ेगी, तिहाड़ जेल में जाकर डाल देगी। तो ये क्या मामला था वो थोड़ा सा जान लीजिए। इन पर आरोप था कि इन्होंने जज साहिबान के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कोर्ट की अवमानना की है, तो उसमें इनको दोषी पाया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और काफ़ी गंभीरता से आपको इस खबर को सुनना चाहिए। कश्मीर जो है एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जो है 6 महीने रहती है श्रीनगर में गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में 6 महीने चली जाती है जम्मू के अंदर। अब आपको पता है कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, लद्दाख अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जो है उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। वहाँ राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और सरकार वहाँ पर अभी किसी की है नहीं, सरकार वहाँ भंग चल रही है, चुनाव है नहीं। तो ये मामला कोर्ट में ले जाया गया है जम्मू कश्मीर के, और इसमें कहा गया कि क्या है ये तरीका। कोर्ट ने कहा क्या है ये तरीका, 6 महीने इधर ले आते हो, 6 महीने उधर ले आते हो, 500-700 करोड़ रुपए बर्बाद करते हो, इतने सारे लोगों को इधर जाना पड़ता है, 151 विभाग डिपार्टमेंट और 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी कभी इधर जाते हैं कभी, तो ये सब बंद करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिएगा इस फैसले का क्या मतलब निकलेगा, पहले पूरी खबर जान लीजिए। तो गृह मंत्रालय को और चीफ सेक्रेटरी को इसमें निर्देश जारी किए हैं हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है गीता मित्तल, और इनके अलावा जो हैं जस्टिस अजनीश ओसवाल, इनकी बेंच ने ये टिप्पणी की है, फैसला सुनाया है, निर्देश दिया है। कार्रवाई इसमें आगे अभी चल रही है और कहा कि इस मामले में फैसला लीजिए। सोचिए ज़रा, वर्तमान समय में अभी राजधानी चल रही है जम्मू में, तो क्या ये जम्मू में राजधानी परमानेंट फिक्स करने की कोशिश है क्या? सोचिएगा ज़रा इस बारे में। और श्रीनगर जो अभी तक कश्मीर की राजधानी माना जाता था, वहाँ से राजधानी वाला झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये नई राजनीति की शुरुआत है क्योंकि कुछ दिनों बाद चुनाव हो जाएंगे। जम्मू वो इलाका है जो हिंदू बेल्ट वाला इलाका माना जाता है, कश्मीर वो इलाका है जो मुस्लिम बेल्ट वाला इलाका माना जाता है। तो राजधानी कहाँ हो गई, सोचिएगा इस बारे में। क्या इत्तेफाक है कि इसी दौरान ये पिटीशन हाई कोर्ट में गई है और हाई कोर्ट ने इस तरीके की राय, टिप्पणी, निर्देश, जजमेंट दिया है। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकपाल को हटाने की मांग को लेकर डीडीसीए पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है डीडीसीए ने। डीडीसीए का फुल फॉर्म समझ लीजिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एकेडमी एसोसिएशन, जो भी हम माने उस हिसाब से मान लीजिए उसको। तो लोकपाल जो हैं वहाँ यहाँ पे जस्टिस वर्मा हैं, उनको हटाने की मांग को लेकर ये लोग पहुँचे हैं, पिटीशन दाखिल की है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जस्टिस आशा मेमन ने इस मामले में 2 हफ्ते के भीतर सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। अब देखेंगे सरकार और लोकपाल जो हैं वो किस तरीके का जवाब अपना दाखिल करते हैं। साथ ही जवाब की जो कॉपी है वो पिटिशनर को भी देने के लिए कहा गया है। क्या है थोड़ा सा मामला उसको जान लेते हैं। 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके मुताबिक 3 ऐसी सदस्यों की कमेटी बनाई थी कि जिनके चेक पर सिग्नेचर होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सिग्नेचर थे वो थे एडवोकेट राजीव
बंसल के। और इसके अलावा जो 2 और लोगों के सिग्नेचर होने थे उनमें से एक का नाम है विनोद तिहारा, जो फिलहाल मेरठ की जेल में बंद है। बताऊंगा क्यों जेल में बंद है, लेकिन फिलहाल अभी। और इसके अलावा एक SN वर्मा। इन तीनों लोगों के सिग्नेचर के बाद ही कोई पैसा निकलना था, लेकिन इसी दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए जो लोकपाल हैं उन्होंने चीफ जस्टिस DN पटेल को खुफिया पत्र लिख दिया कि DDCA के अंदर कुछ गड़बड़ जाला धांधली चल रही है। अब DDCA वाले पहुंच गए कि साहब लोकपाल जो है वो कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं या कुछ और आरोप वो लगा रहे हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। बता दें आपको, विनोद तिहारा उत्तर प्रदेश के मेरठ की जेल में बंद है। उन पर आरोप है कि उन्होंने GST में कुछ धांधली की है, उसके चलते उनको नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरठ जेल में बंद कर रखा है। पीछे मैंने कोर्ट बुलेटिन के दौरान आपके सामने खबर रखी थी, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि विनोद तिहारा कहाँ गायब हैं इस पूरे मामले के बाद। तो बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।